वेरी गुड आफ्टरनून क्लास। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आरती आपका स्वागत करती हूँ हमारे ऑनलाइन स्कूल इंडिया परिवार में। हम बात कर रहे थे हमारे चैप्टर पृथ्वी की आंतरिक संरचना। ऑलमोस्ट हमने बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें समझ भी ली है और उसका ब्रीफ रिवीजन हमने लास्ट क्लास में कर भी लिया था। तो आज हम बात करेंगे भूकंप का प्रभाव किस प्रकार से रहता है और भूकंप कैसे हमें प्रभावित करता है। तो उसको एक बार समझने की कोशिश करेंगे हम। जस्ट अ मोमेंट। जो हमारी स्लाइड्स चल रही थी, जस्ट अ मिनट। हमने जो कल समझा था भूकंप के प्रकार के बारे में, आई होप अब आपको पता चल गया होगा। टेक्टोनिक, ज्वालामुखी, और उसी के साथ हमारा एक हमारा खनन क्षेत्र के कभी अत्यधिक जो हमारा कॉलेप्स है खनन क्षेत्रों में। तो जब आप यहाँ से आपका एक 100% क्वेश्चन पुटअप होता है कि भूकंप के प्रकारों से आप क्या समझते हैं, बताइए। तो यहाँ से आपको क्या करना है, ये क्वेश्चन आप नोट भी कर लीजिएगा अपनी, मैं बोल देती हूँ, अब अपनी बुक में नोट कीजिए और इसकी आंसर प्रैक्टिस आपको करनी है। भूकंप के प्रकारों से आप क्या समझते हैं, विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। तो ये क्वेश्चन आपका बड़े लेवल पे भी हो सकता है, लघुत्रात्मक या अति लघुत्रात्मक या निबंधात्मक प्रश्न यहाँ से बन सकता है। तो आपको पांचों प्रकार के बारे में बताना है। हल्का सा आप थोड़े से नाम भी लिख देंगे तो भी आपका स्कोर अच्छा हो जाएगा। अगर आप डिटेल से लिखते हैं बड़े क्वेश्चन में तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आपको ये शॉर्ट टर्म्स तो आपके नोट्स में आपको प्रिपेयर करने ही है। ओके, फिर हम बात करेंगे भूकंप का माप। उसका जो मेजरमेंट है वो कैसे होता है। भूकंपीय घटनाओं को मापने के लिए हम एक रिएक्टर स्केल का प्रयोग करते हैं जिसे सिस्मोग्राफी यंत्र के द्वारा मापा जाता है। तो एक मेजरमेंट होती है हर चीज़ की, विदाउट मेजरमेंट आप एज्यूम नहीं कर सकते। तो 10 से लेकर 10 तक की इसकी मेजरमेंट एक मापनी निर्धारित की जाती है जो आपकी 0 से लेकर 10 तक की होती है। क्लियर। उसके बाद जो इसकी जो गहनता है, अगर हम बात करें, इटली के भूकंप वैज्ञानिक जो थे मरकेली, इन्होंने ये जो रिएक्टर ये जो स्केल है इसकी अगर हम लास्ट बात करें, भूकंपीय घटनाओं को मापने की जो ये रिएक्टर स्केल है इसकी ही इटली की एक वैज्ञानिक थे मरकेली, उनके नाम से जाना जाता है। और स्पेशली इसकी जो गहनता है वो एक और मरकेली स्केल आई है जिसे हम इंटेंसिटी स्केल भी बोलते हैं, जो वैज्ञानिक थे इटली के, उनके नाम से रखी गई है। और ये 1 से लेकर 12 तक इसका निर्धारण किया जाता है, इसकी मेजरमेंट मापनी है। अब हम आज बात करेंगे भूकंप का प्रभाव। देखिए, भूकंप जो है एक प्राकृतिक आपदा है, उसका प्रभाव हमारे जान माल की क्षति के साथ साथ हमारे मानवीय जीवन पर भी बहुत ज़्यादा गहरा प्रभाव पड़ता है। कई चीज़ें हमें संभलने का भी मौका नहीं देती और उस स्थिति में ये होता है कि हम काफ़ी साल पीछे उस जर्नी में चले जाते हैं। जैसे कि आपको केदारनाथ की स्थिति, मैंने आपको एक कंडीशन भी बताई थी, गुजरात के कच्छ की जो स्थिति थी वो बहुत भयावह स्थिति थी। और इन स्थितियों से संभलने के लिए हमें अब काफ़ी अलर्ट रहने की सिचुएशन हमने महसूस की। और उसके बाद हम हमारे काफ़ी चीज़ों को, जैसे हम सिस्टम की बात करें, हमारे एक तंत्र की बात करें, चाहे वो हमारा मौसम तंत्र हो या हमारा प्राकृतिक आपदाओं से निपटने का तंत्र हो, तो इन स्रोतों को हम क्या करना पड़ेगा, हमें मजबूत करना पड़ेगा। तो उसी स्थिति पर ध्यान रखते हुए कि ये हमारी ये जो प्राकृतिक या भूकंपीय आपदा होती है ये कैसे प्रभावित करती है, क्योंकि जो एल तरंग है वो धरातल को बहुत ज़्यादा हार्म कर सकती है, उसकी क्षति सबसे ज़्यादा धरातल पर होती है। हालांकि अगर उसका वेग की बात करें तो रिएक्टर स्केल से उसको मापा जाता है। 0 से 10 तक के रिएक्टर स्केल तक के भूकंप आते हैं जो बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं। ओके, तो भूकंप का सबसे बड़ा आपदा का ये जो होने वाला क्या क्या प्रकोप है, भूमि का हिलना, धरातलियों का विसंगति, धरातलीय विसंगति, दैट मीन्स बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स कैसे ढह जाती है, उसकी स्थितियों में कैसे बदलाव हो जाता है कुछ ही मिनटों में, भूस्खलन हो जाना, लैंडस्लाइड, जैसे उत्तराखंड में हुआ था केदारनाथ। तो ये सिचुएशंस क्यों होती है,
जैसे अभी हिमाचल प्रदेश के कसौली में हुआ था, तो ये सारी चीज़ें होने का कहीं ना कहीं ग्लेशियर्स का लैंडस्लाइड होना, ये सारी चीज़ें हमें बताती है कि नेचर के साथ अगर हमारी मूवमेंट और एक्टिविटी अगर पॉजिटिव नहीं रही तो उसका हमें बहुत ज़्यादा लॉस पे करना पड़ सकता है। दैट मीन्स ये है कि हम हमारी नेचर के साथ कितनी एक्टिविटी करते हैं, जैसे कि खनन प्रक्रिया हो गई, हमारे खनन से होते हैं विस्फोटकों का हम जैसे उसकी एक पहले हम ये कहें कि उसका प्रशिक्षण करते हैं, तो उस प्रशिक्षण की स्थिति में भी धरती पर कितना प्रभाव होता है। ज्वालामुखी जो हमारा ये स्थिति है कि भूमि के अंदर की खुदाई जब हम करते हैं, माइंस की खुदाई करते हैं, तो इन स्थितियों की वजह से काफ़ी चीज़ें हमें प्रभावित हम ये कह सकते हैं देखने को मिलती है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हमारा बर्फ़ पिघल रहा है, उसकी वजह से ग्लेशियर्स में लैंडस्लाइड आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम ही उस नेचर की इतने करीब हैं और हमारी एक्टिविटी का प्रभाव ही उस पर पड़ रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि जितना नेचुरल डिजास्टर हमने इसको दिया है, कहीं ना कहीं ये ह्यूमन डिजास्टर बनता जा रहा है, ये मानवीय आपदा ही है, क्योंकि मानव के द्वारा कहीं ना कहीं ये जनरेट की जा रही है। हालांकि पहले की स्थिति बहुत विपरीत थी, आज हम हमारे हर सिस्टम को मजबूत करने का प्रयास कर रहे हैं टेक्नोलॉजी के साथ, लेकिन कई ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे बियॉन्ड हम ये कह सकते हैं आउट ऑफ कंट्रोल है, हम उसे हमारे कंट्रोल में नहीं ले सकते। तो हमें ये चीज़ें समझनी पड़ेगी और बेसिकली एज अ ह्यूमन बीइंग हमें इन चीज़ों को थोड़ा सा माइंड में लेके भी चलना चाहिए कि हम किस प्रकार से प्रकृति को एक लेवल पर यूज़ करें और प्रकृति की हम ये कहेंगे केयर करें और उसको एक सुरक्षित वातावरण, एक अच्छा हेल्दी इन्वायरमेंट बनाने का प्रयास करें। धरातलीय विसंगति, भूस्खलन, मृदा द्रवण, जिसे सॉइल मिट्टी का जो उसका कटाव होता है, उसी के अंदर हम ये कह सकते हैं मृदा का द्रव्य क्षेत्र में परिवर्तन, और एक हमारा धरातल की तरफ झुकना, हिमस्खलन, बर्फ़ का पिघलना या बड़े बड़े हिमालय ग्लेशियर्स का स्खलन होना, धरातलीय विस्थापन, बांध व तटबंध के टूटने से बाढ़ आ जाना और आग लगना। तो ये सारी स्थिति क्या है, भूकंप के प्रभाव के कारण होती है। इमारतों का टूटना, ढांचों का ध्वस्त हो जाना, वस्तुओं का गिरना और सुनामी जैसी स्थिति आ जाना। ये आपको एक पिक्चर दिखाई दे रही है, ये जो है स्थिति एशियन डेथ टॉल की है और इन्होंने न्यूज़ में ये बहुत बड़ा न्यूज़ में दिया गया था, जिसमें ज्वारी लहरों द्वारा एक तबाही का दृश्य था। मेरीना तट, जो मेरीना ट्रेंच है तटीय क्षेत्र, वहाँ पे भारत में ही ये स्थिति रही थी और थाईलैंड में ज्वारी लहरों से हुए विनाश और उसी के साथ ज्वारी लहरों के द्वारा आवासीय विध्वंस भी कितने खतरनाक होते हैं। मलेशिया, इंडोनेशिया या तटीय क्षेत्रों की अगर हम बात करें, यहाँ पर्वतीय क्षेत्रों की बात करें, कई बार मैदानी क्षेत्रों में भी बहुत भयंकर भूकंप आते हैं, जैसे कि गुजरात का कच्छ। तो इनकी स्थिति कहीं ना कहीं पूरी पृथ्वी को प्रभावित करती है। उपयुक्त सूचीबद्ध प्रभावों से अगर हम प्रयास करें तो छह का प्रभाव स्थल रूपों पर देखा जा सकता है, जबकि अन्य जो क्षेत्र है उनको हमें धन की हानि से भी समझा जा सकता है। सुनामी का प्रभाव तभी पड़ेगा जब भूकंप का अधिकेंद्र समुद्र स्थल पर हो और भूकंप की तीव्रता बहुत अधिक हो। दैट मीन्स ये है कि जो अधिकेंद्र है, जहाँ से तरंगों का प्रस्ताव होता है, वो अगर समुद्र होता है तभी सुनामी आती है। और सुनामी अपने आप में एक भूकंप नहीं है, वह वास्तव में लहरें हैं जो भूकंपीय तरंगों से उत्पन्न होती हैं। यद्यपि मूल रूप से कंपन की क्रिया कुछ सेकंड की ही रहती है, फिर भी यदि भूकंप की तीव्रता रिएक्टर स्केल पर 5 से अधिक है तो इसका परिणाम अत्यधिक विनाशकारी हो सकता है। आप इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जितना भी भूकंप के रिएक्टर स्केल से 0 से 10 घातक की स्थिति कब आती है, तो घातक की स्थिति जब 5 से ज़्यादा हमारा रिएक्टर स्केल होगा, तब हमारी ये स्थिति उत्पन्न होगी। क्लियर? फिर है भूकंप की आवृत्ति। रिपीटेशन जो चीज़ होती है वो क्या होती है, अब हम उसको समझने का प्रयास करेंगे। भूकंप एक प्राकृतिक आपदा है। तीव्र भूकंप के झटकों से जन व धन की अधिक हानि होती है। फिर भी ऐसा नहीं है कि विश्व के सभी भागों में तीव्र भूकंप ही आते हैं। केवल वही क्षेत्र जो भ्रंश के समीप है ऐसे तीव्र झटके महसूस करते हैं। हम ज्वालामुखी व भूकंप के वितरण का वर्णन अगले अध्याय में पढ़ेंगे। तो ज्वालामुखी और भूकंप का वितरण किस प्रकार से होता है, इसके बारे में अगर हम डिटेल से चर्चा करें तो ये है कि प्राकृतिक जो नेचुरल डिजास्टर हैं वो तीव्र भूकंप के झटके हैं, जन धन की हानि भी इससे होती है। और ज्वालामुखी और भूकंप का अगर हम आगे के बारे हम नेक्स्ट चैप्टर में जब आगे बढ़ेंगे तो हम इसके बारे में डिटेल से अध्ययन भी करेंगे।
प्राय देखा गया है कि रिएक्टर स्केल जो 8 है उसके अधिक तीव्रता वाले भूकंप में आने की संभावना बहुत कम होती है। 1 से 2 वर्षों में एक ही बार आता है, जबकि हल्के भूकंप लगभग हर मिनट पृथ्वी के किसी न किसी भाग में महसूस किए जाते हैं। तो कंपन की स्थिति हमने ये महसूस की कि जो रिएक्टर स्केल है अगर 5 से ज़्यादा होता है तो वहाँ हमारी भूकंप की स्थिति बहुत ज़्यादा भयावह स्थिति हो सकती है। उसी के साथ बहुत कम होता है जो रिएक्टर स्केल 8 से ऊपर हो। तो एक मेज़र हम लेके चल सकते हैं कि सर्वाधिक भूकंप जो है वो एक विनाशकारी भूकंप कौन से होते हैं, 5 से 8 तक के, और ये ही आते हैं। और ऊपर उसके ऊपर जो भी होंगे या उससे नीचे जो भी होंगे वो आए नहीं हैं। 8 से एक एवरेज माना गया है 5 से 8 के पॉइंट को। आई होप आपको ये रिएक्टर स्केल्स के पॉइंट्स अच्छे से समझ में आ भी रहे होंगे, और इसमें कोई इतना ज़्यादा रॉकेट साइंस भी नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ पॉइंट्स याद रखने हैं, उसी के बिहाफ पे आप आंसर प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। पृथ्वी की संरचना, अगर हम पृथ्वी की संरचना की बात करें, भूपर्पट्टी, देखिए 3 चीज़ों की संरचना होती है। मैंने आपको बताया था लास्ट वाली क्लासेस में कि पृथ्वी जो है हमारी, उसका जो अगर हम आकार या आकृति को समझने का प्रयास करें, वापस मैं आपको बता देती हूँ। ये हमारी पृथ्वी है, क्लियर। अब हम इसको मंडलों में विभाजित करते हैं। हमारा जो धरातलीय मंडल है, धरातलीय मंडल हमारा क्या कहलाता है, ये हमारा होता है स्थल मंडल, क्लियर। ये आपको अच्छे से पता होगा। इसको हमने भूपर्पट्टी में बांटा है। इसकी जो ऊपरली पतली परत है इसको हमने पतली परत, ये हमारी 2 प्रकार की है। एक हमारी महाद्वीपीय, एक है हमारी महासागरीय। इसको हमने Cl बोला है, जो सिलिका और एल्यूमिना से बनी है। और एक है हमारी महासागरीय, जो हमारी है सीमेंट, जो सिलिका और मैग्नीशियम से बनी है, क्लियर। तो ये पॉइंट्स के आधार पर हमने भूपर्पट्टियों को मापा है। इसे ही हम क्या बोलते हैं, क्रस्ट बोलते हैं। तो एक सतह जो लेयर होती है उसके हम क्या बोलेंगे, क्रस्ट। इसके अगर एक सतह की बात की जाए, आप एक एवरेज मान के चलिए, सतह के जस्ट नीचे वाला जो एक है 2900 किलोमीटर की जो गति है वो आपका कहलाता है मेंटल। एक जो इनर वाला पार्ट होता है जहां हम पृथ्वी की त्रिज्या मान सकते हैं, आप एवरेज भी लीजिएगा, पृथ्वी की त्रिज्या 63071, पृथ्वी की त्रिज्या इतनी ही है। त्रिज्या अब आपको पता होगा बच्चों, कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है त्रिज्या में, मैं बता देती हूँ। त्रिज्या यानी पृथ्वी का आधा भाग। तो हम ये कह सकते हैं कि पृथ्वी की त्रिज्या और इसका जो मेंटल है 3500 किलोमीटर का अंतिम छोर है, 3500 किलोमीटर। ये इसकी क्रोड की त्रिज्या है। ये हमारा क्या है, क्रोड। तो हमारी एक हो जाता है क्रस्ट, एक हो जाता है हमारा मेंटल, एक हो जाता है हमारा क्रोड। क्रस्ट को आप भूपर्पट्टी भी बोल सकते हैं। क्रस्ट, मेंटल और क्रोड, ये पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले 3 टर्म्स में इसको बांटा गया है। तो यहाँ से अगर हम इसकी स्थिति को समझने का प्रयास करें चैप्टर में, तो चैप्टर क्या कह रहा है इसके बारे में, तो द क्रस्ट क्या है, ये ठोस पृथ्वी का सबसे बाहरी भाग है। ये बहुत भंगुर भाग होता है जिसे जल्दी टूट जाने की प्रवृत्ति पाई जाती है। तो ये पोजीशन जब हमने देखी थी, मान लीजिए ये हमारी पृथ्वी है, तो ये हमारा क्या है, बाहरी भाग ही है। स्थल मंडल का बाहरी भाग की पतली परपट्टी को हम क्या बोलते हैं, क्रस्ट बोलते हैं। ये चीज़ मैंने आपको बता दी है। तो ये क्या है, ये हमारी एक ब्रिटल भाग है, ये हमारा जल्दी टूटने वाला भाग है, टूट जाने की प्रवृत्ति पाई जाती है। भूपर्पट्टी की मोटाई महाद्वीपों व महासागरों के नीचे अलग अलग है। महासागरों में भूपर्पट्टी की मोटाई जो है महाद्वीपों की तुलना में कम है। महासागरों के नीचे इसकी औसत मोटाई जो है वो 5 किलोमीटर
की हैं। तो इसमें महासागरों की जो अगर हम स्थिति देखें या औसत एवरेज की अगर हम बात करें तो 5 किलोमीटर की है, और महाद्वीपों के नीचे ये 30 किलोमीटर तक का है। यानी सीएल और जो सीमा है उसके बारे में ये बताने का प्रयास कर रहा है। और इसी स्थिति का अगर हम वर्णन करें और ये परिस्थिति को समझने का प्रयास करें तो 5 किलोमीटर की जो रेंज है वो हमारी कौन सी है, महासागरीय, और 30 किलोमीटर की जो रेंज है वो हमारी महाद्वीपीय है। मुख्य प्रवृत्ति श्रृंखलाओं के क्षेत्र में यह मोटाई और भी अधिक है। हिमालय पर्वत श्रेणियों के नीचे भूपर्पट्टी की जो मोटाई है वो 70 किलोमीटर के अंदर, क्योंकि देखिए ये उसका बाहरी हिस्सा है। अगर मैं यह कहूँ माउंटेन की अगर हम गहराई नापेंगे तो गहराई नहीं होगी, समुद्र तल से हम गहराई माप सकते हैं, जबकि महापर्वतों पर हम क्या कहेंगे, उसकी ऊंचाई। तो ऊंचाई के आधार पर हमारा माउंट एवरेस्ट सबसे हाईएस्ट पीक, और गहराई के आधार पर हमारा मेरियाना ट्रेंच जो प्रशांत महासागर में स्थित है, मेरियाना गर्त, वो सबसे गहरा गर्त माना जाता है। आई होप ये चीज़ अब आप समझ पा रहे होंगे भूपर्पट्टी की स्थिति। देन उसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं, देखिए एक ये आंतरिक संरचना को समझाने का प्रयास किया गया है। भूपर्पट्टी तथा उसके ऊपरी सतह की जो सर्वाधिक प्रक्रिया है उसको अगर हम समझें तो ये स्थिति होगी कि जो ये हमारा पृथ्वी का इनर भाग है, ये हमारा हम ये कहें भूपर्पट्टी है, जो पर्वत पठार तो ये हमारी भूपट्टी स्थल मंडल की हो जाती है, सर्वाधिक ठोस मेंटल होता है, और इसकी स्थिति के आगे हम दुर्बल एक मेंटल की प्रक्रिया, और ये हमारा क्रोड होता है जो द्रव्य और ठोस अवस्था में होता है। जस्ट अ मिनट, ये हमारा द्रव्य और ठोस अवस्था का भाग क्रोड, ये आंतरिक, एक हमारा बाह्य। दो टाइप की ये कंडीशन हमें देखने को मिलती है। मेंटल क्या होता है, भूपर्पट्टी की अगर हम बात करें, भूपर्पट्टी में भूगर्भ में परपट्टी के नीचे का भाग मेंटल कहलाता है। बिल्कुल आप कॉन्सेप्ट विजुअलाइज कीजिए और एक एजम्पशन करने का प्रयास कीजिए कि सबसे ऊपर वाला जो हिस्सा है पृथ्वी का वो हमारा भूपर्पट्टी का हिस्सा है, क्रस्ट की तरह। उसके जस्ट नीचे वाला हिस्सा क्या है, हमारा मेंटल है, और ये है मोह असांतत्य से आरंभ होकर ये 2900 किलोमीटर की गहराई तक पाया जाता है। मेंटल का ऊपर वाला ऊपरी भाग जो है वो दुर्बलता मंडल कहलाता है। ये आप चाहें तो याद रख सकते हैं, क्योंकि ये आप जब सीनियर क्लासेस में आते हैं तो इसकी इंपॉर्टेंस ही रहती है। ये पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए, क्योंकि ये जो बेसिक चीज़ें हैं ये आपकी 9th-10th में भी दे रखी थी, लेकिन जब आप बड़ी सीनियर क्लासेस में जाते हैं तो उसकी इंपॉर्टेंस और वैल्यू अभी से अगर आप करना शुरू कर देंगे, आप उनको थोड़ा एडवांस पढ़ना चीज़ों को लग जाएंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाएगा। तो जिन चीज़ों को एडवांस में आपको पढ़ना है उसको एक बार अंडरलाइन कर लीजिए करें। जो आपको नहीं आता या आपको लगता है कि इसको ये चीज़ अगर मैं यूज़ करूँगी आंसर में तो मेरा आंसर उससे थोड़ा यूनिक हो सकता है, तो ये स्ट्रैटेजी आप अपनाइए अपनी आंसर स्किल में, ये बहुत हेल्पफुल रहेगी। एस्थेनो शब्द का अर्थ दुर्बलता से है। इसका विस्तार 400 किलोमीटर तक आंका गया है। ज्वालामुखी उद्गार के दौरान जो लावा धरातल पर पहुंचता है उसका मुख्य स्रोत यही है। भूपर्पट्टी एवं मेंटल का ऊपरी भाग मिलकर स्थल मंडल कहलाते हैं। इसकी मोटाई 10 से 200 किलोमीटर के बीच पाई जाती है। निचले मेंटल का विस्तार दुर्बलता मंडल के समाप्त हो जाने के बाद होता है। तो हम इसको दो भागों में बांटेंगे मेंटल को। इसका जो एवरेज है वो 400 किलोमीटर आंका गया है। वैसे इसकी अगर हम गहराई माने तो 2900 किलोमीटर की है। पहला जो हमारा स्टेप है या ऊपरी भाग है उसे हम दुर्बलता मंडल कहते हैं। जैसे कि अब हम इसको डायग्राम में समझ लेते हैं। आप ये डायग्राम बना लीजिए करें, ताकि क्या है कि इनसे आपको याद रहे। आप यहाँ क्रस्ट लिखिए, अब आप यहाँ पे मेंटल लिख दीजिए, साइड में आप लिख दीजिए 2900 किलोमीटर, ताकि डिजिट्स भी आपको याद होना शुरू हो जाए। उसके बाद आप पहला पार्ट लिखिए, यहाँ से इसको एरो कर दीजिए। ये आपका 400 किलोमीटर तक है। ये जो है हमारा एस्थेनो इसे बोलते हैं, एस्थेनो, राइट। तो ये जो एस्थेनो है ये 400 किलोमीटर तक का माना गया है। इसे हम क्या बोलेंगे, दुर्बलता मंडल। इसे हम दुर्बलता मंडल भी बोलते हैं। उसके बाद जो है इसमें ज्वालामुखी उद्गार के दौरान जो धरातल पर लावा पहुंचता है यही इसका मुख्य स्रोत है। तो हम ये लिख सकते हैं एक्स्ट्रा अलग कलर में,
लावा जो धरातल पर पहुंचता है, एक मिनट, लावा जो धरातल पर पहुंचता है, और स्पेशली ये जो है हमारा ये हम अगर इसके स्रोत की बात करें तो ये 400 किलोमीटर तक के एवरेज की रहती है, और यही से हमारा क्या होता है, लावा पृथ्वी तक ज्वालामुखी के रूप में हमें देखने को मिलता है। तो भूपर्पट्टी के मंडल का जो ऊपरी भाग है वो स्थल मंडल कहलाता है। इसकी मोटाई 10 से 200 किलोमीटर की होती है। इससे जस्ट ऊपर की अगर हम बात करें, मेंटल के ऊपरी भाग मिलकर स्थल मंडल कहलाता है। तो यही मेंटल का ऊपरी भाग जो है, जो हमारा 10 से 200 किलोमीटर है, ये हमारा क्या है, स्थल मंडल। निचले मंडल का विस्तार दुर्बलता मंडल के समाप्त होने के बाद है, ये ठोस अवस्था में है। तो निचला अवस्था जो है ये हमारा सेकंड है, हम ये कहे निचला मंडल, इसे हम क्या बोलेंगे, निचला मंडल। और ये हमारा कैसी अवस्था में है, ठोस रूप में। क्लियर। अब देखिए इनको अच्छे से समझिए। क्रस्ट जो हमारा है, ऊपरी छोर जो रहता है हमारा, हम ये कह सकते हैं कि भूपर्पट्टी का ऊपरी भाग होता है जिसमें महाद्वीपीय और महासागरीय गहराई मानी जाती है। और उसके बाद की जो स्थिति रहती है वो मेंटल की रहती है। मेंटल के जस्ट अगर हम पोजीशन देखें तो 10 से लेकर 200 किलोमीटर वाली जो पट्टी है उसको हम स्थल मंडल बोलते हैं। स्थल मंडल के नीचे 400 किलोमीटर की पट्टी को हम दुर्बलता मंडल बोलते हैं, या हम इसे हम एस्थेनो भी बोल सकते हैं। और इसके जस्ट नीचे वाला है ये आपका निचला मेंटल है, और ये लगभग आपका 400 किलोमीटर से नीचे की जो स्थिति रहेगी 2900 किलोमीटर तक के क्षेत्र में फैला हुआ है। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा होगा। ज़्यादा आपको हेक्टिक नहीं होना है, चीज़ों को आप उसको पॉइंट्स के साथ लिख लेंगे। जैसे कि मैं ये डायग्राम यही बना देती हूँ, आप भी मेरे साथ प्रयास कीजिए। आपको अभी तक क्रस्ट, मेंटल, अब चलिए ठीक है हम इसको एक बार पढ़ लेते हैं और क्रस्ट, मेंटल और कोर को एक साथ बना लेंगे। क्रोड क्या होता है, तो जैसे कि पहले ही इंगित किया जा चुका है, भूकंपीय तरंगों के वेग ने पृथ्वी के क्रोड को समझने में सहायता की है। क्रोड व मेंटल की सीमा जो है वो 2900 किलोमीटर की गहराई तक है। बाह्य क्रोड तरल अवस्था में है, जबकि आंतरिक क्रोड हमारा ठोसी अवस्था में है। तो क्रोड भारी पदार्थ मुख्यतः निकल और लोहे से बने हुए जिसे निफे कहा जाता है। तो सीमे, सीले और सीएल और निफे, ये 3 पॉइंट्स हैं। सीमे और सीएल क्या होते हैं ये आपको मैंने बता दिया है, जो सिलिका और एल्यूमिनियम से और सिलिका और मैग्नीशियम से बने हुए महाद्वीपीय और महासागरीय परिस्थिति के क्षेत्र है। और यहाँ पे जो पदार्थ है वो हमारा निकल और लोहा है, जिसे हम निफे कहते हैं। तो ये क्रोड निर्मित है। और इनर कोड जो है वो हमारा एक ठोस अवस्था में है, और या आउटर कोड जो है हमारा वो हमारा तरल अवस्था में है। अब इसको डायग्राम से हम समझ लेते हैं। ये स्थिति हमारी पृथ्वी की है। अब हम बात करेंगे इसके 3 आंतरिक संरचना। आप यहाँ लिखिए, जस्ट अ मिनट। आंतरिक संरचना, उसके बाद आप पहली स्थिति डालिए, भूपर्पट्टी, ठीक है ना, इसे आप कहेंगे क्रस्ट। इससे जस्ट आपकी 200 किलोमीटर की स्थिति को आप बोलेंगे स्थल मंडल। ये हिस्सा जो बनेगा ये आपका कहलाएगा मेंटल। 200 से, ये पूरा हिस्सा आपका मेंटली है, 200 से लेके 400 तक, ये आपका 2900 किलोमीटर, ये आपका कहलाएगा दुर्बलता मंडल। उसके बाद आपका एक हिस्सा होगा निचला मंडल।
मेंटल, ओके। और ये आपका किससे बना होगा? ठोस अवस्था में। ये है आपका क्रस्ट, क्रोड, और नीचे वाला जो स्तर है आपका क्रोड। एक है हमारा आंतरिक, एक है आपका बाह्य। इसकी जो त्रिज्या है मैं आपको लिखवा देती हूँ, हालांकि बुक में है या नहीं। त्रिज्या है इसकी 3500 किलोमीटर। व्यास नहीं कहेंगे क्योंकि इसका अंतिम छोर तक हम नहीं पहुंच पाए हैं, हमने सिर्फ और सिर्फ इसके आधे छोर तक ही पहुंच पाए हैं, तो हम इसका क्या बोलेंगे? त्रिज्या बोलेंगे। ये आपका व्यास हो सकता है 2900 किलोमीटर, क्योंकि पूरी हमने इसकी परत बना ली है। एक है हमारा बाह्य कोड, एक है हमारा आंतरिक क्रोड। तो ये हमारा जो बाह्य और आंतरिक क्रोड है, ये हमारा तरल अवस्था में है आउटर, और एक है हमारा ठोस अवस्था में। ये हमारा आउटर कोड जो है हमारा तरल अवस्था में, इनर कोड जो है हमारा बाह्य ठोस अवस्था में, ठोस अवस्था में। ये आपका कहलाता है नीफे, निकल और फेरस। इसको आप एक अलग पेन से लिख लीजिए, ताकि क्या है कि आपको थोड़ा सा अट्रैक्टिव लग जाए और आप उसे याद कर लें। तो ये आप लिख लीजिए नीफे। और यहाँ आपका होगा मेंटल में, भूपर्पट्टी में Cl, एक होगा आपका C में। दो पोजीशन आपकी यहाँ पे रहेगी। क्लियर? तो ये चीज़ें हमारी इम्पोर्टेंट थी, आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। हालांकि ये PDF में आपको अवेलेबल हो जाएंगे, बट अगर फिर भी अगर आप हाथों हाथ इसको नोट डाउन कर लेंगे तो आपको याद रहेगा। ये सारी चीज़ें हमारी अब तक भूकंप की हमने पढ़ ली, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के तीनों बिंदुओं पर भी हमने चर्चा कर ली। अब हम जब आगे बढ़ेंगे तो हमारा पॉइंट रहेगा, जस्ट अ मिनट, हमारा पॉइंट रहेगा ज्वालामुखी की तरफ। तो ज्वालामुखी से आप क्या समझते हैं? ज्वालामुखी एक वही प्रक्रिया है जिससे पिघला हुआ मैग्मा, यानी 10 से लेकर 200 किलोमीटर तक की रेंज का जो स्थिति, 400 किलोमीटर तक की जो मेंटल की स्थिति है, वहीं से हमारा लावा उत्पन्न होता है। ये चीज़ हमने पढ़ी थी, आप एक बार इसको भी लिख लीजिएगा। ये देखिए हमारे जो मेंटल की स्थिति है 10 से 200 किलोमीटर तक के बीच की स्थिति। अगर हम 400 किलोमीटर ज्वालामुखी उद्गार की बात करें तो धरातल पर जो इसकी स्थिति रहेगी, 400 किलोमीटर तक की जो ज्वालामुखी विस्फोट की स्थिति रहेगी, वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो हम इसको लिख लेंगे। तो जो 400 किलोमीटर तक का है, इसमें लिख लीजिए लावा पृथ्वी धरातल पर। ज्वालामुखी निर्मित स्थल रूप ये कैसे कार्य करते हैं, अब हम इनको समझेंगे। ज्वालामुखी जो है हमारा हम ये कह सकते हैं कि एक पिघला हुआ लावा होता है, एक मैग्मा। वो जब ठंडा हो जाता है तो लावा का नाम ले लेता है। उसको हम ये कह सकते हैं कि एक ही वर्ड 2-3 टर्म्स बन जाती है, जबकि पोजीशन वही रहती है, चीज़ें वही रहती है। ये होते क्या हैं कण? इन कणों की अगर हम लावे की स्थिति बात करें तो ये 3 क्षेत्र में अलग अलग होता है। जल में इसका अलग नाम होता है, पृथ्वी की धरातल पर अलग होता है, और एक स्पेशली अगर हम कहें इसका जो एक अलग नाम रखा जाता है। तो इन चीज़ों के लिए अगर हम लावे पर एक पॉइंट कॉन्सेप्ट बनाते हैं तो ज्वालामुखी उद्गार का सबसे ज़्यादा हम ये कह सकते हैं कि पृथ्वी के आंतरिक क्षेत्र की जितनी भी वस्तु हैं वो इस ज्वालामुखी के द्वारा बाहर की तरफ आती है, और वहीं से हमारे चट्टानों की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, जिसमें हमारे आग्नेय चट्टान प्राथमिक चट्टान है, उसके बाद हमारी अवसादी चट्टान बनती है, और उसके बाद हमारी कायंत्री चट्टान, और ये कायंत्री चट्टान पुनः आग्नेय चट्टान में परिवर्तित हो जाती है। इसे ही हम कहते हैं हमारा चट्टानी चक्र। तो ये क्या है?
इसकी पोजीशन कैसे रहेगी, उसके बारे में हम हमारे डिटेल से नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। हाँ, अब इसके बाद ये हमारी लास्ट क्लास होगी और उसके बाद हमारा चैप्टर क्लोज हो जाएगा। थोड़ा सा लेंदी हमारा ये रह गया है क्योंकि चैप्टर थोड़ा इंटरेस्टिंग भी था और कॉन्सेप्ट बेस्ड था, तो उसको चीज़ों को अच्छे से समझना बहुत ज़रूरी है। ये क्लासेस बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी आपको। सो मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्लास में, तब तक एंजॉय कीजिए, स्टडी करते रहिए, टेक केयर योर सेल्फ, गुड बाय।